तो जब भी वीगनिज़्म की बात आती है तो एक सवाल हमेशा सामने उभर के आता है और वो ये कि क्या वो लोग जो नॉन वीगन इंडस्ट्री में काम करते हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे? क्या हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा नुकसान पड़ेगा? तो आज इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। इस चैनल में सबसे पहली बार हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, तो मैं उन दर्शकों को बताना चाहूँगा जिनको पता नहीं है कि वीगन लोग वो होते हैं जो किसी भी प्रकार से पशु क्रूरता में भाग नहीं लेते। अगर वीगन डाइट की बात की जाए तो वो ना ही मांस मच्छी खाते हैं और ना ही दूध या फिर अंडे या फिर इनसे बनने वाले पदार्थ का सेवन करते हैं। ना ही वो प्राणियों को खाते हैं या ना ही वो प्राणी से किसी बनने वाले पदार्थ को खाते हैं। तो चलिए इस वीडियो के मुख्य सवाल पे आते हैं। तो सवाल हमको क्या पूछता है? सवाल ये है कि लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं जो नॉन वीगन इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। नॉन वीगन इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्री जिसमें हम प्राणी को खाते हैं या फिर प्राणी से बनने वाले पदार्थों को खाते हैं। तो इमेजिन करो, अगर लाखों नहीं करोड़ों नहीं सभी लोग अगर वीगन बन गए तो उन इंडस्ट्रीज़ का क्या होगा जो इंडस्ट्री आज करोड़ों लोगों को रोज़गार देती है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस तर्क में कितनी सच्चाई है। तो अगर भारत में एग्रीकल्चर की बात की जाए तो भारत में लगभग 40% लोग एग्रीकल्चर पे निर्भर करते हैं, पर जीडीपी में केवल 17% हिस्सा ही सिर्फ एग्रीकल्चर से आता है। इस 40% में सभी लोग सिर्फ नॉन वीगन इंडस्ट्री में काम नहीं करते और इस 40% में वो भी लोग सारे शामिल हैं जो खेती में काम नहीं करते पर बाकी के सर्विसेज में काम करते हैं जो इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये आती है कि वीगन लोग हवा खा के ज़िंदा नहीं रहते। वीगन लोगों को भी उतनी ही भूख लगती है जितनी एक नॉन वीगन इंसान को लगती है। फ़र्ज़ कीजिए एक इंसान है और उसके प्लेट में वीगन प्रोडक्ट्स भी है और नॉन वीगन प्रोडक्ट्स भी है। अगर वो वीगन हो जाता है तो वो नॉन वीगन प्रोडक्ट जो है उसको हटाएगा और उसकी जगह वीगन प्रोडक्ट को ऐड करेगा। हमारे खाने में हमारे प्लेट में ज़रूर बदलाव होते होंगे, पर एक चीज़ यहाँ पे स्थिर है, एक चीज़ यहाँ पे कांस्टेंट है और वो है हमारी भूख। पहले वो नॉन वीगन खाना खा के उसका पेट भरता था, पर अब वीगन खाना खा के उसका पेट भरेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नॉन वीगन आइटम्स की उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है तो उसके बदले वीगन आइटम्स की उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। दूसरी बात है सप्लाई और डिमांड। एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में कैसा होता है, एक ग्राहक को देवता माना जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर एक ग्राहक कोई डिमांड करता है तो उसको एक बिजनेस वही चीज़ सप्लाई करेगा। अगर वीगन प्रोडक्ट्स की मांग करते हैं तो बिजनेसमैन वही देने की कोशिश करेगा। इसको हम एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए कि आपका एक होटल है और आप अपने होटल में वीगन और नॉन वीगन दोनों ही पदार्थ बेचते हैं। अगर दुनिया वीगन होती जा रही है तो आपको दिखेगा कि वीगन जो पदार्थ है आपके होटल में वो ज़्यादा बेचे जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको दिखेगा कि वीगन पदार्थों में अब ज़्यादा पहले से ज़्यादा मुनाफा है। तो आप क्या करेंगे कि वीगन प्रोडक्ट जो है जो आपके होटल में बेचे जा रहे हैं उनकी आप मात्रा बढ़ाएंगे, उनकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे, क्वालिटी बढ़ाएंगे, या फिर जो रॉ मटेरियल होते हैं आप स्टॉक करके रखेंगे उनको, क्योंकि कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है और कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में ग्राहक एक देवता है। तो आपको ऐसे भी नजर आएगा कि आप जो पहले नॉन वीगन प्रोडक्ट्स रखते थे उस प्रोडक्ट्स की इतनी बिक्री नहीं हो रही जितनी पहली हुआ करती थी। तो आपके पदार्थ बेचे नहीं जाते, आप उसके साथ क्या करेंगे? आप उन पदार्थों की मात्रा कम करेंगे। अगर आपका इन्वेस्टमेंट उसमें ज़्यादा हो रहा है तो आप उसकी मात्रा पहले से थोड़ी सी कम करेंगे। एक दूसरे उदाहरण में आप देखिए कि सपोज आपका एक सुपरमार्केट है और सुपरमार्केट में आप बेचते हैं फल, सब्जियां, गेहूं, दाल, ये सब तो बेचते ही है और उसके साथ में आप बेचते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, आइसक्रीम या फिर मांस, मटन, ये भी बेचते हैं, अंडे भी बेचते हैं। तो आपको नज़र आ जाएगा वीगन पदार्थों की बिक्री ज़्यादा हो रही है पहले से और नॉन वीगन पदार्थों की बिक्री पहले से कम हो रही है। तो आप भी क्या करेंगे कि वीगन पदार्थ जो है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा मुनाफा नज़र आ रहा है, और नॉन वीगन प्रोडक्ट जो पहले जितने बेचे नहीं जा रहे उनकी बिक्री आप कम करेंगे। अब इन सब चीज़ों में एक बात तो साफ है कि हम सबको पता है कि पूरी दुनिया एक दिन या फिर एक साल में वीगन नहीं बनने वाली। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास पूरा समय होने वाला है तो वो बदलाव लाने के लिए जिसमें आप नॉन वीगन से वीगन में आपका बिजनेस या फिर आपका काम ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। वो बदलाव लाने के लिए, वो अपडेट या फिर वो चेंज लाने के लिए। अब हर कोई इस दुनिया में पैसा कमाना चाहता है और इस बदलाव के दौरान
आपको और हम सबको पता चलेगा कि अगर हमारी कोई नॉन वीगन इंडस्ट्री है तो उसमें हम वीगन में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए। अगर वीगन में पैसा है तो वो पैसे कैसे कमाया जाए। हमको आए दिन हमको खबरें मिल जाती है कि कैसे किसी ने नारियल से दूध बनाया, फिर कैसे किसी ने बादाम से दूध बनाया, या फिर कैसे किसी ने सोयाबीन से दूध बनाया। ऐसे हर रोज़ खबरें छपती है। और ये जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ है, यही इंडस्ट्रीज़ आगे जाके बढ़ेगी। अभी इनकी मात्रा कम है, जैसे ही लोगों में इसकी डिमांड बढ़ेगी वैसे ही ये इंडस्ट्रीज़ भी आगे आएगी और इनका मुनाफा बढ़ेगा और इनकी साइज़ भी बढ़ेगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बदलाव होने वाला नहीं है, बदलाव हो जाएगा। कैसे? अगर आज कोई कसाई है वो कल किसान बन सकता है। आज कोई ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक में मांस लेके जाता है तो वो कल अपने ट्रक में गुड़ लेके जा सकता है। आज कोई अपने होटल में नॉन वीगन प्रोडक्ट्स बेचता है तो वो कल वीगन प्रोडक्ट्स बेच सकता है। आज कोई चिकन बिरयानी बना रहा है तो वो कल वेज बिरयानी बना सकता है। तो इससे हमको पता चल जाता है कि बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जो कहीं भी जाने वाली है नहीं, बल्कि उन नौकरियों में थोड़ा सा बदलाव ज़रूर हो जाएगा। अब आते हैं हमारे तीसरे मुद्दे की ओर, इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में क्या ख्याल आते हैं? हमारे मन में आते हैं वो बड़े बड़े देश, बड़े और अमीर देश जो हमेशा सबसे आगे रहते हैं। सबसे अमीर देशों की अगर आप यादी निकालेंगे तो उसमें आपको ऐसे देश दिखेंगे जो देश खेती पे निर्भर नहीं करते। पर अगर आप सबसे गरीब देशों की अगर आप यादी निकालेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे देश दिखेंगे जो खेती पे निर्भर करते हैं, माइनिंग पे निर्भर करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पे निर्भर करते हैं, इंडस्ट्रीज़ पे निर्भर नहीं करते। वैसे देखा जाए तो इंडस्ट्रीज़ में बदलाव होना एक सामान्य बात है। अभी आपको पता है कि डीवीडीज़ पहले कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी, पर आज जब पेन ड्राइव आ गए तब किसी ने नहीं बोला कि हम पेन ड्राइव नहीं लेंगे क्योंकि डीवीडी बेचने वालों का नुकसान होगा। हमको पता है कि थिएटर इंडस्ट्री कितनी बड़ी थी, बल्कि अब आज भी इतनी बड़ी है। पर ये स्ट्रीमिंग सर्विसेज जब आए, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़न हो गया, हॉटस्टार हो गया, तब क्या किसी ने बोला कि थिएटर वाले जो है उनका नुकसान हो रहा है और उसको विरोध करने के लिए हम स्ट्रीमिंग सर्विसेज अपनाएंगे? नहीं, किसी ने नहीं बोला। तो हर इंडस्ट्री में बदलाव ये सामान्य है और बदलाव होते ही है। और अभी ये जो फूड का जो इंडस्ट्री है, इसमें अगला बदलाव ये है कि हम नॉन वीगन से वीगन की तरफ जाएंगे, और जाएंगे ज़रूर। अभी यहाँ पे अगला सबसे बड़ा मुद्दा आता है और वो है क्लाइमेट चेंज का। दुनिया के तमाम साइंटिस्ट अभी मानते हैं कि एनिमल एग्रीकल्चर जो है वो क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़े कारणों में से एक है। अगर दुनिया में 100% एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसमें 77% एग्रीकल्चरल लैंड सिर्फ और सिर्फ एनिमल फार्मिंग में जाते हैं। एनिमल एग्रीकल्चर ये एक बहुत बड़ा कारण है डिफॉरेस्टेशन का, मतलब जंगल की कटाई का। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है और इस पर आगे जाके कोई और वीडियो ज़रूर आएगी। तो दुनिया के बड़े साइंटिस्ट मानते हैं कि एनिमल एग्रीकल्चर क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट करता है। पर क्या आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आज भी भारत को $10 बिलियन या फिर 80,000 करोड़ का नुकसान हर साल झेलना पड़ता है? और यही नहीं, आगे जाके ये क्लाइमेट चेंज की समस्या इतनी बड़ी होने वाली है कि 2050 तक ऐसा बोला जाता है कि 120 करोड़ लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ेंगे। उनको एक माइग्रेंट या फिर क्लाइमेट रेफ्यूजी बनना पड़ेगा। तो आप सोच के देखिए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से 120 करोड़ लोग दुनिया भर में अपने घर छोड़ रहे हैं। तो उसकी वजह से इस हमारी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा नुकसान होगा। हम सोचते हैं कि कुछ लोगों की नौकरियां में थोड़ा फार बदलाव आएगा या फिर वो बदलाव को एडजस्ट कैसे करेंगे, हम इस बारे में सोचते हैं। पर क्या आप इस बारे में सोच सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े बड़े शहर अगर पानी में डूबने लग जाए तो वो हमारी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे उसका कैसा असर पड़ जाएगा? एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इन सब चीजों में सरकार क्या करती है? सरकार बल्कि इन सब इंडस्ट्रीज, नॉन वीगन इंडस्ट्रीज जो है, इनको सब्सिडीज देती है। और सब्सिडीज देती है इसलिए तो ये इंडस्ट्रीज आगे बढ़ पा रहे हैं। सरकार पैसा डालती है, अपने टैक्स पेयर्स का पैसा, और उसमें ये नॉन वीगन इंडस्ट्रीज आगे बढ़ सकती है। और नाबार्ड की तरफ से एक जनरल डेयरी फार्मर को 25% और एक SC/ST डेयरी फार्मर को 33% या फिर 33% तक उनको सब्सिडी दी जाती है। मतलब देखिए, सरकार इसमें पैसे डाल रहा है, टैक्स पेयर्स का पैसा जो जा रहा है फार्मर्स को जो नॉन वीगन इंडस्ट्री में काम करते हैं।
और नॉन वीगन इंडस्ट्री ये सिर्फ शॉर्ट टर्म में इनको एम्प्लॉयमेंट दे रही है। अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो क्लाइमेट चेंज की वजह से वो एम्प्लॉयमेंट भी जाने वाला है। तो ये सब बहुत ही शॉर्ट टर्म है और हमको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो अगला मुद्दा आता है एथिक्स का। कैसा है कि हमेशा हम इंसानों को लगता है कि हम सारे प्राणियों से श्रेष्ठ है, हम सारे प्राणियों से ज्यादा ताकतवर है, हम ज्यादा सोच सकते हैं, हमारे पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है। मैं पूछूंगा हम बाकी सबसे बेहतर कैसे है? अगर हमको किसी चीज़ का दर्द होता है तो वही दर्द प्राणी को भी होता है। अगर हमको जीने की इच्छा होती है तो प्राणियों को भी जीने की इच्छा होती है। अगर हमको मृत्यु से डर लगता है तो प्राणियों को भी मृत्यु से डर लगता है। हम उनसे बड़े हैं इसलिए हम उनके साथ कोई भी सुलूक कर सकते हैं। ये जो आर्ग्यूमेंट है, हम उनसे बड़े हैं इसलिए हम उनके साथ कैसे भी बर्ताव कर सकते हैं, ये आर्ग्यूमेंट वही है जो यूरोपियंस ने नेटिव अमेरिकन्स के खिलाफ दिया था। ये आर्ग्यूमेंट वही है जो पहले अमेरिकन लोगों ने अफ्रीकन स्लेव्स के खिलाफ दिया था। ये आर्ग्यूमेंट वही है जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के खिलाफ दिया था। पर आज वो सब चीज़ें बहुत ही भयानक लगती है और आगे जाके ये एनिमल्स पे जो प्राणियों पे हम जो अत्याचार कर रहे हैं वो भी हमको ऐसे ही लगने वाली है। सिर्फ हम उनसे किसी चीज़ में आगे है इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके साथ कैसे भी बर्ताव कर सकते हैं। एक प्रजाति के तौर पे अगर किसी से थोड़ा सा आगे है या फिर किसी से थोड़ा सा ताकतवर है तो क्या उस ताकत का इस्तेमाल सिर्फ किसी को मारने के लिए होगा, बचाने के लिए नहीं होगा? क्या उस ताकत का इस्तेमाल किसी को मदद करने के लिए नहीं होगा, सिर्फ टॉर्चर करने के लिए होगा? ये सोचने की बात है। बस जाने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर आपको कोई कुत्ते का मांस बेच रहा है या फिर बिल्ली का दूध बेच रहा है या फिर इंसान की चमड़ी से बनी हुई पर्स बेच रहा है तो क्या उस इंडस्ट्री को आप वैसे ही डिफेंड करेंगे जैसे इस इंडस्ट्री को डिफेंड करते हैं? क्या उस केस में भी आप यही बोलेंगे कि ये जो इंडस्ट्री है, ये इंसान की चमड़ी से बनने वाली जो पर्स है, ये भी उसका एक रोज़गार है, किसी इंसान को रोज़गार देती है तो उसको मैं डिफेंड करूँगा? क्या आप वैसे ही बोलेंगे? ऐसा क्यों है कि हम कुछ प्राणियों को अलग नज़र से देखते हैं और कुछ प्राणियों को सिर्फ एक प्रोडक्ट के तौर पे देखते हैं? सोचिए इस बारे में। थैंक यू।